तो मेरे बेटा देखो, हमारे सिलेबस में दो एक चीजें अब मेंशन नहीं है। अच्छा, जो चीजें सिलेबस में भले ही मेंशन नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती हैं, तो उसको मैं जरूर पढ़ाता हूं। आप जानते हो मेरी आदत। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में मेंशन नहीं है। एग्जाम में कंपटीशन में डेरिवेशन भी नहीं आ सकता वेक्टर फॉर्म का। इसके अलावा जी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था जिससे कैपिटल जी की वैल्यू निकाली गई थी 6.67 इंटू 10⁻11। वो भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, ना वो 11th के सिलेबस में है ना कंपटीशन के सिलेबस में है, तो इसलिए उन दो टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन यदि आपके स्कूल में करवा दिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वीडियो बनी हुई है, मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन फायदा अब कुछ नहीं है, यदि स्कूल में करवा दिया है तो सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रहा हूं। अब हमारा बचा क्या क्या है टॉपिक, मैंने आज सारी वीडियो से टैली करके हेडिंग निकाली थी। एक तो रह गया है एस्केप वेलोसिटी, दूसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड, तीसरा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, चौथा है एमजीएच के बारे में, और पांचवा है वेटलेसनेस। बस ये टॉपिक्स हैं। इनमें से ये तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 15-20 मिनट 25 मिनट ले लेगा, बाकी सारे ये 5-5 मिनट से भी कम के टॉपिक हैं। और इसके साथ ही आपका चैप्टर की ग्रेविटेशन की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, डाल रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले हम एस्केप वेलोसिटी की ही बात कर ले। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? मेरे बेटा, जब आप अर्थ पर से किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी उसे नीचे सेंटर की तरफ खींचती है, तो वो थोड़ा ऊपर जाकर के स्लो होता है और फिर उल्टा गिर करके जमीन पर ही आ जाता है। मैं यदि इस पेन को उछालूंगा, पहले स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी, और फिर इसके बाद रुक जाएगा, फिर उल्टा आएगा उल्टा आएगा उल्टा आएगा, जमीन पर ही गिर जाएगा। और ज्यादा तेज वेलोसिटी से फेंकोगे तो ज्यादा ऊंचाई तक जाकर के गिरेगा, और तेज वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये और ज्यादा वेलोसिटी से जाकर के, मतलब और ज्यादा हाइट तक जाकर के घूमेगा। लेकिन एक वेलोसिटी ऐसी होती है जिस वेलोसिटी से फेंकने पर ये स्पेस में चला जाएगा, यानी कि इंफिनिटी पर चला जाएगा, जहां ग्रेविटी का फोर्स इस पर काम नहीं करेगा, और तब ये कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। बस इसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। Escape velocity is the minimum velocity with which the object must be thrown upward. Escape velocity is the minimum velocity with which the object must be thrown from surface of planet या surface of any object so that it does not come back. It reaches to free space. ग्रेविटी से बाहर चला जाए, वापस लौट के ना आए, इंफिनिटी पर चला जाए। अब कई बच्चे कहते हैं इंफिनिटी का मतलब क्या होता है सर, करोड़ों किलोमीटर? ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। अर्थ जहां तक फोर्स लगाती है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऊंचाई पे जाने पे कम होने लगता है, और कम और कम और कम। जहां अर्थ का फोर्स खत्म हो जाए वो अर्थ के लिए इंफिनिटी है। जहां सन का फोर्स खत्म हो जाए, जहां तक सन फोर्स लगा सकता है वहां तक सन के लिए फाइनाइट है, और जहां से आगे सन फोर्स नहीं लगा सकता, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर सकता, वो सन के लिए इंफिनिटी है। यानी इंफिनिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। इंफिनिटी का मतलब वो जगह जहां इसका फोर्स काम नहीं करेगा। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास मैंने आयरन पीस रखा, इसने आयरन पीस को यहां से खींच लिया, ये डिस्टेंस फाइनाइट है। मैंने आयरन पीस को यहां रख दिया, अब मैग्नेट उसे खींच नहीं पा रही, इसका फोर्स वहां पर नेग्लिजिबल है, तो बस वही इसके लिए इंफिनिटी है, वही इसके लिए इंफिनिटी है। इसके लिए इंफिनिटी 2 मीटर दूर पर आ गया। और यदि मेरे पे एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, वो 5 किलोमीटर तक फोर्स लगा रही है, तो 5 किलोमीटर तक उसका फाइनाइट है, और 5 किलोमीटर से आगे फोर्स नहीं लगा पा रही, तो 5 किलोमीटर के बाद उसका इंफिनिटी है।
यानी सबके इन्फिनिटी अलग अलग हो सकते हैं, किसी का इन्फिनिटी पास होता है, किसी का इन्फिनिटी दूर। इन्फिनिटी का मतलब ऐसी जगह है जहां ये फोर्स ना लगा सके। अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में हमें बॉडी को इतनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ता है कि वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। अर्थ सरफेस से चल के इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। यानी शुरू में उसकी अर्थ के सेंटर से क्या डिस्टेंस है, आर, और बाद में जहां पहुंच जाएगा वहां उसकी अर्थ सरफेस से क्या डिस्टेंस होगी, इन्फिनिटी। तो ऐसी ही मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है और वीई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वीई वेलोसिटी से यदि आप फेंकोगे अर्थ सरफेस से, तो वो सरफेस से चल के इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इसका डेरिवेशन कैसा है। उम्मीद करूंगा कि आपने ग्रेविटी के पुराने वीडियोस देख लिए होंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आने वाली है, एटलीस्ट इस डेरिवेशन में आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन था। वहां पर एक फॉर्मूला आया था, इंटीग्रल 1/x² dx इज इक्वल टू -1/x। वहां मैंने बताया भी है ये कैसे आया है। हल्का सा क्लू दे देता हूं। मेरे बेटा एक्स की सर एक बच्चा वेटिंग रूम में, एक बच्चा वेटिंग रूम में। नाम मुझे पता है, 2 हैं वेटिंग रूम में। ठीक है बेटा, तो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं आपको कि वो कैसे आया। बेटा x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1/n+1। ये आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल की वीडियो में खूब मिल जाएगा। अब यदि n को यहां -2 रख दें, तो n को बेटा यहां भी -2 रखना पड़ेगा और n को यहां भी -2 रखना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड हो जाएगी x की पावर -1/-1, यानी कि -1/x, और लेफ्ट साइड को लिख सकते हो इंटीग्रल dx। x की पावर -2 होता है 1/x², तो इंटीग्रल 1/x² dx होता है -1/x। तो फिलहाल इस डेरिवेशन के लिए आप इसे याद कर लीजिएगा कि इंटीग्रल 1/x² dx इज -1/x। अब डेरिवेशन आगे बढ़ता है हमारा। बस एक फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रल 1/x² dx इज इक्वल टू -1/x। और मैं अब भी कह रहा हूं, यदि स्कूल में कोई टॉपिक एक्स्ट्रा करा दे बाई चांस, वैसे ऐसा होता कभी नहीं है लेकिन करा दे और मैंने ना करवाया हुआ हो, तो बिना किसी हिचक के मुझे व्हाट्सएप पे लिख के डाल देना। यदि ऑलरेडी बनी हुई वीडियो होगी तो आपके व्हाट्सएप पर पहुंचा दूंगा ग्रुप में, और यदि बनी हुई नहीं होगी तो लाइव में पढ़ा दूंगा, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। अब चलिए, मैंने बॉडी को यहां से यहां भेजा है, आर डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजा है। ये कहलाती है इनिशियल पोजीशन, ये कहलाती है फाइनल पोजीशन, और ये कहलाती है इंटरमीडिएट पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच की सारी डिस्टेंस इंटरमीडिएट होती है। जब ये इंटरमीडिएट पोजीशन पर था, मेरा मास यहां से चल के यहां जा रहा था, तो इंटरमीडिएट पोजीशन में इसका पर फोर्स कितना लग रहा था? तो जवाब है फोर्स लग रहा था Gm1m2/r²। m1 यानी कि अर्थ का मास, m2 जिसे प्रोजेक्ट किया उसका मास, m1 इसका मास अर्थ का, अर्थ या कोई और प्लेनेट, और m2 यानी इस ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन x²। क्योंकि इंटरमीडिएट पोजीशन में जो डिस्टेंस थी सेंटर से, वो ना तो आर थी ना इंफिनिटी थी। इंटरमीडिएट पोजीशन में इसकी सेंटर से डिस्टेंस x थी, तो Gmem/x²। अब इसे हमें पता लगाना पड़ेगा कि यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क कितना हुआ। तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल f dx। वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा इंटीग्रल f dx। ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से मन लगा के सुनना, और इसके नोट्स भी बनाना। शीट से ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं, शीट में लिखा हुआ है लेकिन इसमें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ,
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ है माइनस एफ डी एक्स। अब कई बच्चे कहते हैं माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी का फोर्स गिवन मास को नीचे खींच रहा है और हम इसका मोशन ऊपर करा रहे हैं, हम इसे अपवर्ड भेज रहे हैं, यानी मोशन है अपवर्ड और ग्रेविटी का फोर्स खींच रहा है नीचे की तरफ। तो यदि मोशन है अपवर्ड और फोर्स है डाउनवर्ड तो मेरे बेटा यहां पर अपोज कर रहा है और जो फोर्स मोशन को अपोज करता है उसका वर्क नेगेटिव होता है। ये आपको वर्क एनर्जी पावर में खूब बताया। दूसरे तरीके से यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 180 होगा और वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा है 180, कॉस 180 है -1। 100 बात की एक बात, चाहे कैसे भी हो ये माइनस लगा दो। कई बुक्स में यहाँ माइनस नहीं लगाते लेकिन आंसर मिल जाता है। खैर कोई बात नहीं, अधिकतर स्कूलों में भी नहीं लगाते, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो 100% एक्यूरेट है और शीट में वो प्रिंट है जो ज्यादातर स्कूल में कराते हैं। आपको स्कूल में जैसे बताया जाए वैसे कर देना, गलत कोई सा भी नहीं है। तो ये आ गया वर्क का फॉर्मूला माइनस एफ डी एक्स। अब बेटा एफ की वैल्यू है जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, डी एक्स। जी एम ई एम बाहर चला जाएगा, जी एम ई एम बाहर चला जाएगा, रह जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है -1 अपॉन एक्स। कई बच्चे कहेंगे ये प्लस क्यों कर दिया, अरे एक माइनस पहले ही था और इसका आंसर होता है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब आता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। कहां से चला, आर से, आर डिस्टेंस से, कहां रुका, इनफाइनाइट पर। कहां से चला, आर से, कहां जाके रुका, इनफाइनाइट पर। यहां से चला और यहां जाकर के रुका, इनफाइनाइट पे जाके रुका, जिसके कारण ग्रेविटी उसे वापस नहीं खींच पाई क्योंकि इनफाइनाइट पर ग्रेविटी का फोर्स लग ही नहीं रहा था। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर से इंफिनिटी, आर से इंफिनिटी। तो मेरे बेटा जी एम ई एम तो बाहर आ गया। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, पहले एक्स को इंफिनिटी रखेंगे और फिर एक्स को आर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन आर। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर आ गया माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। ये है वर्क डन। अब वर्क डन इतना है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, ग्रेविटी का वर्क है ये, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी इतना वर्क कर रही है इसको नीचे खींचने में, लेकिन वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन वो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पे जाके रुका है तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो हमने इसे फेंका था वीई वेलोसिटी से, तो हाफ एम वीई स्क्वायर, हाफ एम वीई स्क्वायर। तो 0 फाइनली रुका। अच्छा कई बच्चे कहते हैं कि सर मान लो इनफाइनाइट पे जाकर के रुके ना, थोड़ी वेलोसिटी बाकी रहे, तो मेरे बेटा आपने मेरी डेफिनेशन ध्यान से नहीं सुनी। Escape velocity is the minimum velocity with which the object must be thrown so that it reaches to infinity। यानी कि मिनिमम वेलोसिटी बतानी है और मिनिमम का मतलब है वहां जाके कुछ बचने नहीं चाहिए। एक आदमी को मैंने 500 रुपए देके दिल्ली भेजा और दिल्ली जाके 300 बच गए, इसका मतलब मैंने मिनिमम पैसे देके नहीं भेजा। मैंने फिर दोबारा उसी आदमी को 210 रुपए देकर के भेजा और दिल्ली जाके 10 रुपए बच गए, तो मैंने मिनिमम पैसे नहीं दिए, बचे क्यों। और फिर इसके बाद मैंने 200 रुपए देके भेजा, वो दिल्ली पहुंच तो गया, 1 रुपया भी बचा नहीं, तो यानी अब की बार मैंने मिनिमम पैसे दिए हैं दिल्ली जाने के। यदि वहां जाके कुछ बच गए तो मिनिमम कहां दिए, वही वाली बात है। यदि आप एस्केप वेलोसिटी से फेंकोगे तो स्पेस में जाकर के काइनेटिक एनर्जी बचनी नहीं चाहिए, बच गई तो मिनिमम नहीं थी। यदि काइनेटिक एनर्जी बच गई तो आपने मिनिमम नहीं दी। जैसे अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यदि मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को अर्थ से फेंकता हूं तो वो स्पेस में पहुंच के रुक जाएगा।
लेकिन यदि 12 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो स्पेस में पहुंचेगा लेकिन चलता रहेगा, क्योंकि मैंने मिनिमम से ज्यादा वेलोसिटी दे दी है तो स्पेस में जाकर के काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी। और यदि काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी तो वो एस्केप वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। एस्केप मतलब मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट मस्ट बी थ्रोन। तो मेरे बेटा ये आ गया। तो फाइनली इंफिनिटी पे जाकर के फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस से माइनस कट गया, m से m कट गया, तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 2gmv/r, 2 को ऊपर ले गया और मेरे बेटा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा √2gmv/r। यही एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले में तुम जानते हो कि स्मॉल g की वैल्यू होती है कैपिटल G mv/r²। ये पहली ही वीडियो में आ गया था। स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है अर्थ सरफेस पर कैपिटल G mv/r²। re² को ऊपर ले जाए तो कैपिटल GME की जगह रख सकते हैं GRE²। तो मैं यहां कैपिटल GME की जगह रख सकता हूं GRE²। तो यदि GRE² रखूं तो एक RE से एक RE कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा √2GRE। तो कुछ बुक्स में ये भी फॉर्मूला फाइनली दिया हुआ है तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा, यदि मैं रफली एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहूं, G को ले लो 10, रेडियस ऑफ अर्थ को ले लो 6400 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब 3 जीरो और लगा दो तो मीटर। तो 64 का अंडर रूट तो हो गया 8 और 3 2 5 और 1 6, 6 जीरो है तो 3 जीरो आ गए। √2 होता है 1.414, जिसे मैं रफली निकाल रहा हूं तो 1.4 रख लेता हूं। तो सॉल्व करके आएगा 11,200 मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी है। मैंने अर्थ सरफेस से डेरिवेशन किया है। अर्थ सरफेस से फेंका जाए तो ये एस्केप वेलोसिटी है। कई बच्चे कहेंगे परफेक्ट कैसे आ गया जब आपने √2 को कम करके लिखा है 1.4। √2 तो 1.414 है, तो मैंने एक चीज को कम करके लिखा तो सही क्यों आ गया? तो उसका जवाब है मैंने स्मॉल g को बढ़ा के लिखा है 9.8 की बजाय 10। तो वो असर कंपनसेट हो गया। स्मॉल g को मैंने 9.8 से बढ़ा के 10 कर दिया और √2 को 1.414 से कम करके 1.4 कर दिया। तो मेरे को बाई चांस लकीली करेक्ट आंसर मिल गया। अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या किया है, वर्क डन निकालते समय उन्होंने माइनस नहीं लगाया, तो उससे सारे साइन चेंज हो गए। मैं बताऊंगा उसमें फिर उन्होंने क्या किया है। सारे साइन चेंज हो गए। जो हमारा माइनस है वो उनका प्लस आ रहा है और जो उनका प्लस है वो माइनस आ रहा है। दरअसल उन्होंने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने की बजाय वर्क डन बाय बॉडी निकाला है। भाई, एक ही वर्क किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और एक ही वर्क किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स के अंदर कहते हैं कि वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। केमिस्ट्री में उल्टा साइन कन्वेंशन है। फिजिक्स में हम कहते हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट नेगेटिव। जो खुद काम करता है, अपनी एनर्जी खर्च करता है, वो पॉजिटिव वर्क करता है, फिजिक्स में कहते हैं। और जिसके ऊपर काम किया जाता है वो निगेटिव वर्क है उसके लिए। जैसे मैं चेयर को उठा रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं चेयर के ऊपर, तो मैं वर्क कर रहा हूं तो पॉजिटिव है, लेकिन चेयर के ऊपर वर्क हो रहा है तो चेयर के लिए नेगेटिव है। मैंने रमेश के थप्पड़ मार दिया, मैंने वर्क किया तो मेरा वर्क पॉजिटिव है। रमेश ने किया कुछ नहीं, उसके ऊपर गाल पे थप्पड़ लग गया तो उसके लिए वर्क डन नेगेटिव है। यानी वही वर्क किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और वही वर्क किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब यहां पर बॉडी ऊपर जा रही है अपनी एनर्जी खर्च करके। बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रेविटी को छोड़, बॉडी ने खुद वर्क किया तो बॉडी का किया गया वर्क है इतना पॉजिटिव। यदि हम बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे मैंने साइन चेंज कर दिए हैं और सारे साइन चेंज करने के बाद ये वर्क आता है, ये है वर्क डन बाय बॉडी। ये सारा वर्क
उसने खुद की काइनेटिक एनर्जी खर्च करके किया, तो यानी उस पर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए GMEM/RE। एक बात बताओ, यदि मुझे 400 जूल वर्क करना है तो मेरी बॉडी में कम से कम 400 जूल एनर्जी होनी चाहिए। अब यदि बॉडी को इतना वर्क करना है, ये वीडियो दोबारा देखना और नोट्स बनाना, क्योंकि शीट से कहीं ज्यादा समझा दिया है। बॉडी को इतना वर्क करना है तो बॉडी पे कम से कम इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें उसे मिनिमम एनर्जी दे करके भेजना है। तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए, और इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर के VE स्क्वायर के बराबर रख दिया। VE का मतलब है एस्केप वेलोसिटी, GMEM/RE। और आखिरी में सॉल्व करके आंसर वही आएगा, √2 GME/RE। गलत कोई नहीं है, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है और एक वर्क डन बाय द बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। तो ये था हमारा एस्केप वेलोसिटी। लेकिन ये फॉर्मूला जो हमारा है एस्केप वेलोसिटी का √2 GME/RE, ये फॉर्मूला तभी सही है जब उसे अर्थ सरफेस से फेंका गया। मान लो मैं अर्थ सरफेस की बजाय बॉडी को स्मॉल r डिस्टेंस पर रखी बॉडी है, ये अर्थ सरफेस पे है ही नहीं, चाहे ये एरोप्लेन में है या रॉकेट में है या कहीं भी है। यदि बॉडी अर्थ सरफेस पर है ही नहीं, इस अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तब उसे फेंका जाए तो एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में RE की जगह स्मॉल r आ जाएगा, क्योंकि पहले बॉडी कहां से चली थी? RE से इंफिनिटी तक, अब जा रही है स्मॉल r से इंफिनिटी तक। यदि स्मॉल r से इंफिनिटी तक जाएगी तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन RE की जगह स्मॉल r हो जाएगा, स्मॉल r से इंफिनिटी तक। जहां भी RE है उसकी जगह स्मॉल r आ जाएगा, और जब सबकी जगह स्मॉल r आ जाएगा तो मेरे बेटा ऐसे में हमारा फॉर्मूला ये लग जाएगा। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब बॉडी को अर्थ सरफेस से ना फेंका जाए। अच्छा, इसके अलावा मान लो हम किसी दूसरे प्लेनेट पर हैं, अर्थ पर नहीं है, मून पर है, तो मून पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो तो मास ऑफ मून रख देना। यदि आपको किसी भी प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो मास ऑफ प्लेनेट रख देना। तो क्योंकि हर प्लेनेट का मास अलग है, हर ऑब्जेक्ट का मास अलग है, तो हर जगह एस्केप वेलोसिटी अलग आएगी। तो मेरे बेटा अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करूंगा और फिर पूछूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। फिर मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करके ये बचे हुए टॉपिक बताऊंगा। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ।